आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान पे जो अटैक हुए, अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, ड्रोन आए पाकिस्तान के अंदर, 25 ड्रोन 26 ड्रोन जो मार गिराए गए हैं, ये इतनी हदूद के अंदर कैसे आ गए। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखें जी, उनके मिसाइल जो आके वो हिट हुए हैं, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ पे था। जवाबी कार्रवाई करना तो सभी को आता है, तो इन्होंने क्या किया है, इनकी तरफ से क्या पैगाम है, ये क्यों चुप साधे हुए बैठे हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बेशुमार सवालात जो हैं वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोग पूछते हैं, एक दूसरे से इस बारे में तबसरे हो रहे हैं और इसके ऊपर अब ठट्ठेबाजी की जा रही है और मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखें, दावेदारी तो बहुत है, धमकियां तो बहुत सी लगाई जाती हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है वो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अकल के अंधों को इतनी समझ आनी चाहिए। मैं उन तमाम नादान दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हल्की सी छोटी सी तहकीक कर लेने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, कि आप थोड़ी सी तहकीक कर लें इस मौके के ऊपर जहां पे इस वक्त केओस और टर्माइल वाला माहौल है। आप इस तरह के सवालात उठा के खुद को मुनज़्ज़म कर सकते हैं, खुद को जवाब देने के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी सवाल ये उठाया गया कि देखें, उधर से मिसाइल आए और इधर से उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया जा सका, उसे मार क्यों नहीं गिराया जा सका। फिर मिसालें दी जा रही हैं कि देखें, इजराइल जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। हमने तो हालिया जो तारीख है उसके अंदर तो यही देखा कि सैकड़ों मिसाइल उसके ऊपर दागे गए, एक डिफेंस सिस्टम उनका मजबूत था और उन्होंने वो मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट करते हुए उन्हें मार गिराया। यहां पे कुछ समझने की जरूरत है। इंटरसेप्शन का निज़ाम क्या होता है? इंटरसेप्शन के निज़ाम से वेव्स निकलती हैं और उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। वो फ्रीक्वेंसी कैच भी की जा सकती है, उसको मैनूवर भी किया जा सकता है और उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमें खित्ते की सूरत हाल और जोग्राफियाई सूरत हाल और कुछ तकनीकी एतबार से चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज़ करें यमन की तरफ से हमला होता है इजराइल के ऊपर, या फिर हमला होता है गज़ा की पट्टी से इजराइल के ऊपर, या फिर हमला होता है शाम से इजराइल के ऊपर, या फिर हमला जो है वो ईरान इजराइल के ऊपर करता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसके अतराफ में ममालिक कौन से हैं, उसको सरहदें किन ममालिक की लगती हैं, वो फ्रीक्वेंसी किस किस की कैच कर सकता है। इब्तदाई तौर पे मिस्र की सरहद लगती है, क्या मिस्र जो है वो इंटरसेप्ट करके उन्हें ये बताएगा कि देखें जी, ये सारी चीज़ें हैं। यमन को बताएगा? कतई तौर पे नहीं बताएगा। ईरान को बताएगा? कतई तौर पे नहीं बताता। इस वजह से जब उन्हें मालूम पड़ता है कि यहां पे चीजें आ रही हैं, तो उनका इंटरसेप्शन निज़ाम जो है वो उसको पहले कैच करता है और फिर वो फजा के अंदर ही उसको तबाह कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, एडवांस्ड जो इंटरसेप्शन निज़ाम है वो होने के बावजूद भी यमन के मिसाइल जो हैं वो वहां पे जाके गिरते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसकी तौजीह के बयान करते हैं कि एक ही वक्त में तमाम मिसाइल नहीं गिराए जा सकते। उसमें देखा यह जाता है कि कौन सा मिसाइल जो है वो आबादी में गिरेगा, कौन सा मिसाइल खुले इलाके में गिरेगा, कहां पे ज्यादा नुकसान होगा। तो जो ज्यादा नुकसान वाले मिसाइल होते हैं वो उनको इंटरसेप्ट करके मार गिराते हैं। दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके पास मौजूद है, वो भी अपने तमाम अहदाफ को महफूज नहीं रख पाते। हमारे यहां पे क्या है, हम अगर इंटरसेप्शन जो एंटी मिसाइल सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं उसको एक्टिव करें, उसको एक्टिव करने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो ये फ्रीक्वेंसी उधर भी कैच की जा सकती है और उधर कैच होने पे वो जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको भी टारगेट बनाया जा सकता है। ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल होते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, और उनको टारगेट किस तरीके से किया जा सकता है कि अगर वो ज्यादा वाय से आए हों तो आपका मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो और उसको आप टारगेट कर लें। दूसरी बात ये कि इंडिया ने हालिया जो हमले किए वो एयर टू सरफेस किए हैं, यानी जो उसकी वजाहत पेश की गई कि उस जहाज को निशाना बनाया गया जिसने अपना पे लोड गिराया, रिलीज किया। पे लोड क्या है कि उसने अपने साथ जो एम्बेड किया हुआ मिसाइल है जिसने उसे छोड़ा, उस जहाज को टारगेट किया गया। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग इसकी तौजीहात इस वक्त पूछ रहे हैं, देखें जी कितने किलोमीटर का फासला है, इतने किलोमीटर के फासले से ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, बहावलपुर तक जो है वो ड्रोन पहुंचे हुए हैं, चौलिस्तान के अंदर ड्रोन है, लाहौर के अंदर ड्रोन जो है वो आ गए, गुजरांवाला में गुजरात के एरिया में ड्रोन आ गए, रावलपिंडी के अंदर ड्रोन है, सिंध के अंदर ड्रोन आए हुए हैं।
तो ये ड्रोन इतनी हुदूद को क्रॉस करके कैसे आ गए, उसके लिए भी थोड़ी सी तहकीक होती है, बहुत कोई ज्यादा नहीं। पहली बात तो ये है कि ये वॉर टैक्टिक्स होते हैं, ये समझने की जरूरत है कि जंग हमने नहीं शुरू की। ये जो जवाबदही मांग रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जंग का आगाज हमने नहीं किया, जंग का आगाज भारत ने किया। हम डिफेंसिव पोजीशन पे थे, अब हमें रिटेलिएशन पे जाना है। लेकिन उस रिटेलिएशन पे जो जाना है, जो आप लोगों की डिमांड है, क्या ये भारत को मालूम नहीं है कि ये रिटेलिएशन की पोजीशन पे आएगा, ये जवाबी हमला करेगा? तो वो वॉर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। वो वॉर टैक्टिक क्या है? आप अगर ये समझते हैं कि ये पाक भारत मैच है, वो अगर बाउंसर करा रहा है तो आपको अभी आगे से छक्का मारना चाहिए, तो वो बाउंसर जो करा रहा है वो गुस्सा दिलाने में भी करा रहा है कि ये बाउंसर बार बार इसको करवाता रहूं तो कहीं ना कहीं जाके तो ये विकेट देगा। ये वैसी ही सूरत हाल है। ड्रोन जो पाकिस्तान के अंदर भिजवाए जा रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि उस ड्रोन की मालियत कितनी है, फिर ये देखिए कि आपका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसे आप डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उससे फायर होने वाला जो मिसाइल है उसकी कीमत कितनी है। ऐसा तो है नहीं कि थोक के अंदर कहीं ना कहीं मिसाइल पड़े हों, वो भेजते जाएं, आप टारगेट बनाते जाएं, भेजते जाएं, टारगेट बनाते जाएं। वॉर टैक्टिक का वो इस्तेमाल कर रहा है, वो नफ्सियात से खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या वो भारी तादाद में ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल कर रहा है? वो जो ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल कर रहा है इसलिए कि आपका इंटरसेप्टर निजाम जो है उसको मार गिरा है और आप मिसाइल्स का इस्तेमाल करें। जब आप भारी तादाद में मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे तो दिफाई एतबार से भी आपको ज्यादा नुकसान होगा, भारत को नहीं होगा। उसकी वजह क्या कि उनका जो ड्रोन है, पहले उसकी मालियत चेक करें कि वो कितनी मालियत का है। वो हजारों डॉलर की मालियत का होगा। लेकिन आपके पास जो एंटी मिसाइल है वो लाखों डॉलर्स की मालियत के हैं और वो थोक के एतबार से नहीं आपके पास पड़े हुए, महदूद होते हैं। अगर आप वो तमाम के तमाम वहां पे इस्तेमाल कर देंगे और फिर कोई बड़ा ड्रोन आएगा या कोई बड़ा तैयारा आएगा या कोई बड़ा मिसाइल आएगा, उसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? दूसरी बात यहां पे एक और काबिल गौर है जो समझने की जरूरत है कि आपको मालूम होगा कि ईरान ने हजारों की तादाद के अंदर ड्रोन फायर किए थे इजराइल की तरफ। तो बहुत सारे जो है वो मार गिराए गए, रास्ते में ही मार गिराए गए। ये जो हमारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी उसे टारगेट बनाया गया था। कुछ जाके अपने हदफ तक भी पहुंचे, कुछ जाके गिरे भी हैं इजराइल में। अब आप ये देखें कि रास्ते वाले ममालिक भी उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, फिर अगले ममालिक भी उनको मार गिरा रहे हैं, फिर इजराइल तक पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद वो जाके वहां पे गिरते हैं। तो वो टैक्टिक थे ईरान की तरफ से कि ये ड्रोन के ऊपर इनके तमाम जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनका जरा खर्चा करवाएं। तो उसके बाद जो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल फायर किए जाने थे वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए, और अगर डिटेक्ट भी कर पाए तो उसके पास चलाने के लिए कुछ ना हो। ये वॉर टैक्टिक्स होते हैं। अब इनको भिजवाया गया कि आप इनको इंटरसेप्ट करें, इनको मार गिराएं ताकि आप इधर खर्चा करें और बाद में बड़े महाज के ऊपर आपके पास कोई चीज ना हो। दूसरी बात, उस सवाल का जवाब कि लोग कहते हैं जी चले मान लिया ये इतनी हुदूद के अंदर कैसे आ गए, आपने इन्हें गिरा भी लिया, आपने मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके इन्हें गिरा लिया है, लेकिन इतनी हुदूद तक ये कैसे आ गए? तो उसके लिए थोड़ी सी तहकीक इस ज़मन के अंदर ज़रूरी है कि पहले ये देखिए कि रडार के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो नमूदार हो सकती है और कौन सी चीज़ नमूदार नहीं होती। यह है छोटी साख्त के ड्रोन। बड़ा जो रैप्टर ड्रोन होता है जिसकी साख्त जहाज़ जैसी होती है और उसकी मालियत भी जहाज़ों के बराबर ही होती है, वो रडार के ऊपर शो होते हैं। छोटी साख्त का जो ड्रोन है वो रडार के ऊपर शो नहीं होता, उसे आपको देखने की जरूरत पड़ती है, उसकी जांच करने की जरूरत पड़ती है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये अपने साथ बहुत ज्यादा बारूद नहीं ला सकता। ये छोटे ड्रोन जो होते हैं एक बंकर को तबाह करने के लिए होते हैं, ये बड़े पैमाने पर तबाही नहीं फैला सकते। इसके अंदर बड़े बड़े मिसाइल्स जो हैं वो नहीं लगाए जा सकते, इनके अंदर थोड़ा बारूद होता है छोटी सी जगह को नुकसान पहुंचाने का। तो ये जब आते हैं तो ये रडार में नहीं पकड़े जाते। बड़ा कोई ड्रोन आएगा तो वो रडार में पकड़ा जाएगा। ये तो आप अमेरिका के ऊपर भी फायर कर दें, इजराइल के ऊपर फायर कर दें, जिनके पास दुनिया का बेहतरीन निजाम है, रूस के ऊपर फायर कर दें, उनके लिए इसकी शनाख्त मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि ये सरहदों पे इसलिए नहीं रोके जा सकते। ये पाकिस्तान भी अगर ये करे तो भारत के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा, और उन्हीं इलाकों में ही रोका जा सकता है जिन इलाकों में इनको देखा जा सके,
जिन इलाकों में जो लो फ्रीक्वेंसी है उस पे आप इसे पकड़ सकें। जब आप अपने एंटी मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करते हैं, ये भी नहीं है कि वो हर वक्त में एक्टिव हो, उसको एक्टिव करना खतरे के पेश नजर होता है। जब आप उसे एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, इस डिफेंस सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसमें से निकलती हैं रेज। वो जो रेज हैं वो जाके उसकी बैरूनी साख से टकराती हैं, किसी भी ड्रोन की या तैयारे की या हेलीकॉप्टर की बैरूनी साख से जब टकराती है तो वहां से वो फ्रीक्वेंसी लेके वापस उस मिसाइल सिस्टम तक आती है। फिर वो बताती है कि ये यहां पे चीज है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है उससे आप उसे गिरा सकते हैं। अब जदीद टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, नए तैयारे जो बन रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि किसी भी तैयारे की जो बैरूनी साख्त है, बैरूनी साख्त से जब वो जाके रेस टकराती हैं तो वो उन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, या फिर उसमें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी होती है कि वो उसका रास्ता तब्दील कर दे। जब वो रास्ता तब्दील कर ले या अपने अंदर जज्ब कर ले तो वो रडार पे आना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में इस वक्त। तो इसलिए जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा खोलते हैं तो बॉर्डर साथ में इंडिया का ही है, वो आपके इंटरसेप्शन मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, वो उसको भी निशाना बना सकता है, वो आपके डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। तो ये याद रखिए, जो सवाल उठा रहे हैं कि जंग का आगाज हमारी तरफ से नहीं हुआ, हमने जारहियत का अंसर नुमाया नहीं किया, हम जवाबी वार तो करेंगे, लेकिन जवाबी वार अंधाधुंध करना शुरू कर दें, क्या निशाने लेके ना मारें। अगर कोई आपको निशाने लेके गोली मार रहा है और आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि ये कितनी तादाद के अंदर है, तो आप अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दें, तो अपनी ही मैगजीन को खाली करेंगे। तो जब बाद में खाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे। आप नुकसान की बातें करते हैं तो नुकसान की बातें, उस पर उठने वाले सवालात तो आप तब पूछें कि जब हमने कोई हमला किया हो, जब हमने जारहियत का आगाज किया हो, और फिर जब हम पे जवाबी हमले हो रहे हो तो फिर सवाल पूछिए कि देखो जी, अगर इतनी हिम्मत नहीं थी तो फिर आगाज क्यों किया था। भारत इस वक्त घबराहट के अंदर ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें वॉर टैक्टिक का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी अभी इंटरसेप्ट करने की जरूरत है। उसके लिए वक्त दरकार है, हौसला रखिए। जिंदा कौम है, जवाब देंगे। कौन चाहेगा, कौन सा फौजी चाहेगा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, हमारा नुकसान होता रहे। कौन ये चाहेगा कि उसकी आल औलाद जो है वो एक ऐसे वतन के अंदर पनप रही हो जहां पे दिफा का सिस्टम ना हो। अभी हौसला रखिए, जवाब दिए जाएंगे, लेकिन हिकमत और तदब्बुर से जवाब देना, वो चाहे देर से दिया जाए, वो बेहतर होता है कि जल्दबाजी में आप अपने आप को ये नुकसान पहुंचा लें। हमें नुकसान हो रहा है, हम मानते हैं, लेकिन उस नुकसान का अजाला किया जाएगा इस ज़मन के अंदर मुख्तलिफ सवालात उजागर करने पे कि देखें जी, ये अता तारड़ आके बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर। एक शख्स ने मुझे भेजा, उसके अंदर ये था कि जब हमला हुआ उसके बाद अता तारड़ आया, उन्होंने कहा जी ये देखें लड़ाई का मौका नहीं है तो इसलिए हमें यकजहती करनी चाहिए। हमने जवाब दे दिया, वो पुरानी तकरीर थी यार। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, मुझे इख्तलाफात है, नजरियाती इख्तलाफात है, सियासी इख्तलाफात होंगे, इदारा जाती होंगे, लेकिन इस मौके के ऊपर अगर बट के रहना है तो वो कोई मुश्किल काम नहीं, वो कोई भी हो सकता है। नीरू की तरह सुख की बांसुरी बजानी है जब शहर जल रहा हो तो बजाइए, लेकिन इस मौके के ऊपर क्या आपको यह जेब देता है कि नजरियात में बंटवारे की बात करें और सवालात उठाएं, या फिर यह होता है कि नुकसान होने के बावजूद भी आप खड़े हों और आप पलट के वार करने की हैसियत रखें, तभी जंगें जीती जा सकती हैं। बसूरत दीगर एक तरफ के नुकसान के बाद आप हिम्मत हार के बैठ जाएं तो फिर हाल जो है वो उस तरह का भी होगा जब ओहद के वक्त में एक तरफ आपने नज़र रखी हुई थी सिर्फ अपनी जीत पे, दूसरी तरफ नुकसान था, और नुकसान के बाद एक जो बेखौफी के आलम में दूसरी तरफ से हमला था, और इधर खौफ के आलम में बातें ये हो रही थी कि शख्सियात अब नहीं रहीं। तो ऐसे वक्त में जो नुकसान होता है उसमें तदब्बुर से काम लिया जा सकता है, तभी आप उस पर ओवरकम कर सकते हैं। ये बात हमेशा जहन में रखिए कि आगाज़ हमने नहीं किया, जवाब देंगे लेकिन उजलत में नहीं देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।